Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video I will discuss the detection of basic radicals as a part of qualitative inorganic mixture analysis, and mainly it is related to some general rules for the detection of basic radicals and a detailed discussion about the detection of group 1 to group 3 basic radicals. ओके, सो बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन से रिलेटेड वो कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर उसके बगैर आप डिटेक्शन स्टार्ट करेंगे बेसिक रेडिकल्स की तो मे बी आप सक्सेसफुली तमाम रेडिकल्स को जो आपके मिक्सचर में मौजूद हैं बेसिक रेडिकल्स उनको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई नहीं कर सकें। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने ग्रुप्स हैं बेसिक रेडिकल्स के, हर ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स मौजूद हैं और हर ग्रुप का क्या ग्रुप रिएजेंट है। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं बेसिक रेडिकल्स के? 6 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स हैं, उनका ना सिर्फ फॉर्मूला या सिंबल बल्कि उनका नाम प्रॉपरली आपको राइट करना और प्रोनाउंस करना आना चाहिए। सो ग्रुप 1 में लेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरस, मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो मर्क्यूरस। ग्रुप 2 में कॉपर, बिस्मथ, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये भी मरकरी है और ये भी, बट डिफरेंस ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो दिस इज मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक आयन। आर्सेनिक 3, आर्सेनिक 5, एंटीमनी 3, एंटीमनी 5, टिन 2 एंड टिन 4। ग्रुप 3 में आपके पास एल्यूमिनियम, फेरिक, क्रोमियम, मैग्नीज। अच्छा, इस ग्रुप में फेरस को भी प्लेस किया जाता है, लेकिन फेरस की डिटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक ही की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ शो नहीं किया है। लेकिन इन केस अगर आपको लैब में ये कहा जाए कि आपने फेरस आयन को डिटेक्ट करना है तो वो ग्रुप 3 में ही होता है और उसको जो है वो ग्रुप टेस्ट से पहले नाइट्रिक एसिड ऐड करके उसको आयरन 3 में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फेरस को फेरिक में, और फिर इन द फॉर्म ऑफ फेरिक ही उसे डिटेक्ट किया जाता है। ग्रुप 4 में जिंक, कोबाल्ट, निकल एंड मैग्नीज। अच्छा, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में दोनों में मैग्नीज मौजूद हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में लेड मौजूद हैं। इनको दो ग्रुप्स में क्यों प्लेस किया गया? इसका रीजन ये है कि हर ग्रुप में जो ग्रुप रिएजेंट यूज होगा तो ये उस ग्रुप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। जैसे लेड है तो ग्रुप 1 में जो भी रिएजेंट यूज होता है उसके साथ भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ग्रुप 2 में जो रिएजेंट यूज होता है उसके साथ भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इसी तरीके से मैग्नीज ग्रुप 3 में भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और ग्रुप 4 में जो रिएजेंट यूज होता है उसके साथ भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो इसलिए इनको दोनों ग्रुप्स में प्लेस किया गया। और ग्रुप 5 में आपके पास कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम है, एंड ग्रुप 6 में अमोनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम है। इन रेडिकल्स को या इन ग्रुप्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। एरो शो कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हुए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही होती है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू का ताल्लुक होता है किससे? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से। ये कहा जाता है कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर एक्सीड कर जाए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो ही प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। ये कंडीशन होती है कि प्रेसिपिटेट्स कब फॉर्म होंगे। और केएसपी का ताल्लुक इस चीज से भी होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कितना इजी है एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। अगर किसी सॉल्ट की केएसपी वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इजीली प्रेसिपिटेट आउट होने से मुराद ये भी है कि उसको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की बहुत कम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है और वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अगर केएसपी वैल्यू ज्यादा है तो डिफिकल्ट होगा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, मींस कि उसको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट आउट। तो अब अगर केएसपी की बेसिस पे इन ग्रुप्स को देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 3 तक के जो रेडिकल्स हैं उनकी केएसपी वैल्यू कम है, मतलब कि वो बहुत इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, जबकि ग्रुप 4 से ग्रुप 6 तक के रेडिकल्स की केएसपी वैल्यू चूंकि ज्यादा है तो ये इजीली प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाते हैं, डिफिकल्टी होती है इनको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में। और ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ग्रुप 6 में आपके पास अमोनियम, पोटेशियम और सोडियम, इनके बारे में आप बार बार पढ़ते हैं कि इनके तमाम सॉल्ट्स वाटर सोल्युबल होते हैं।
तो वाटर सॉल्युबल अगर इनके तमाम सॉल्ट्स होते हैं तो इसका मतलब यही है कि इनके प्रेसिपिटेट से फॉर्म नहीं होते हैं, जब भी जो है वो सॉल्ट्स इनके इनसॉल्युबल फॉर्म में नहीं होते और ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी KSP वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ये ग्रुप 6 में है, हाईएस्ट KSP वैल्यू होती है। मैग्नीशियम के भी बहुत कम सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, ज्यादातर सॉल्ट्स जो है वो मैग्नीशियम के सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी आप भूल भी जाएं कि ऊपर से नीचे बढ़ रही है या कम हो रही है, तो अमोनियम, पोटेशियम और सोडियम को देखते हुए आपके जहन में आ जाना चाहिए कि चूंकि इनके तमाम सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं तो इनको डिफिकल्टी होती है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में जब भी इनको ग्रुप 6 में प्लेस किया गया है, यानी इनको बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए, या ये प्रेसिपिटेट आउट ही नहीं हो पाते, इवन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन भी प्रोवाइड कर दी जाए रेडिकल्स को प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की। तो इस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है और यही रीजन है कि चूंकि ग्रुप 6 में जो रेडिकल्स हैं उनके ज्यादातर रेडिकल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो इनकी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन चेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। खासतौर पे अमोनियम की अगर बात करें तो अमोनियम के लिए आप लैब में भी कोई वेट टेस्ट नहीं करेंगे बल्कि ड्राई टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अमोनियम की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये बेसिक मीडियम में अमोनिया गैस रिलीज कर देता है। तो बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ही अमोनियम को डिटेक्ट कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्राई टेस्ट, और इसका प्रोसीजर आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट के साथ ही प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अमोनियम ग्रुप 6 का मेंबर है, बट इसको यहाँ पर आप वेट टेस्ट से डिटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ड्राई टेस्ट से करेंगे बिफोर डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाता है इजीली, जबकि बेसिक मीडियम में गैसियस फॉर्म में बहुत जल्दी ये अमोनिया गैस रिलीज कर देता है। तो इसको हम इजीली ड्राई टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी भी जो रेडिकल्स हैं इनके डिटेक्शन ड्राई टेस्ट से तो पॉसिबल नहीं है, बट इनके नॉर्मल जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाते हैं, सॉल्युबल ही होते हैं। लेकिन मैग्नीशियम का हो जाता है, हाइड्रोक्साइड्स हैं जैसे मैग्नीशियम के हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जबकि पोटेशियम और सोडियम के नॉर्मल सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इनके लिए सिर्फ चंद एक ही वेट टेस्ट हैं जिसमें इनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कुछ खास, जिनकी फॉर्म में इनको प्रेसिपिटेट आउट किया जा सकता है, वो भी लिमिटेड टेस्ट हैं। तो ये समझने की बात है कि ग्रुप 6 के रेडिकल्स की KSP ज्यादा होने की वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, और जिस तरीके से बाकी रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट्स बना के चेक किया जाता है, वैसे इनके लिए जो है वो काफी मुश्किल होती है इनको वैसे डिटेक्ट करना। तो अमोनियम के अलावा बाकी जितने भी रेडिकल्स हैं इस ग्रुप के, उन सब के लिए वेट टेस्ट होगा। वेट टेस्ट से मुराद ये है कि आपको एक सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, और उस जो कि आपके मिक्सचर का होगा, अननोन मिक्सचर का, और उस सोल्यूशन के अंदर आप कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे या कोई रिएजेंट डालेंगे जिससे प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होंगे आपको, या फिर कोई भी रिएजेंट सोल्यूशन में डाल के आप कोई खास कलरेशन चेक करेंगे। तो ग्रुप टेस्ट तो तमाम रेडिकल्स के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से रिलेटेड है, यानी आप एक रिएजेंट प्रोवाइड करेंगे इसको, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जिससे वो प्रेसिपिटेट आउट होंगे। उसके बाद फर्दर जब कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी वो आपका वेट टेस्ट ही होगा, लेकिन वहां प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है या फिर कोई कलर चेंज भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो वो वेट टेस्ट है। तो अमोनियम के अलावा बाकी तमाम रेडिकल्स जो कि बेसिक रेडिकल्स हैं वो सब वेट टेस्ट की बेसिस पर आइडेंटिफाई होंगे। तो अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये सब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से रिलेटेड है ग्रुप टेस्ट, तो कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आपको ग्रुप टेस्ट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप रिएजेंट्स कौन से यूज होंगे। ग्रुप 1 के ग्रुप रिएजेंट में डाइल्यूटेड HCl है। ग्रुप 2 आपके पास डाइल्यूटेड HCl एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों ही एज अ ग्रुप रिएजेंट यूज होते हैं। ग्रुप 3 में अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एज अ ग्रुप रिएजेंट, और ग्रुप 4 में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड।
ग्रुप 5 में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट, जबकि ग्रुप 6 का कोई कॉमन ग्रुप रिएजेंट नहीं है। तो ग्रुप रिएजेंट आप डाल क्यों रहे हैं? ताकि इस ग्रुप टेस्ट के दौरान कोई पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट्स बने। तो यकीनन ग्रुप रिएजेंट में से कोई एक ही रिएजेंट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होगा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर ग्रुप रिएजेंट में से कौन सा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, या ये रेडिकल्स जो हैं वो किस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे, किस सॉल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे। तो ग्रुप 1 में चूंकि एक ही रिएजेंट है तो आप समझ सकते हैं यही इसका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, यानी लेड, सिल्वर और मर्क्यूरस, ये तीनों ही इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे। ग्रुप 2 में आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, यानी इस ग्रुप में जितने भी रेडिकल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे, कॉपर सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड सो ऑन। ग्रुप 3 में आपके पास प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ग्रुप 4 में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें भी सल्फाइड बनेंगे जैसे कि ग्रुप 2 में सल्फाइड बन रहे हैं। ग्रुप 4 में भी इन रेडिकल्स के जिंक, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज के सल्फाइड ही बनेंगे ग्रुप टेस्ट में। ग्रुप 5 में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अमोनियम कार्बोनेट है, यानी इनके कार्बोनेट्स बनेंगे, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रांशियम कार्बोनेट्स बनेंगे। तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट तो एक ही है, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ जो बाकी रिएजेंट्स यूज किए गए हैं उनका क्या रीजन है यहाँ पर यूज करने का। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि शुरू के जो रेडिकल्स हैं ग्रुप 1 टू ग्रुप 3 वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में। तो वहां पे जो ग्रुप रिएजेंट में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट शामिल है उसके साथ जो दूसरा रिएजेंट यूज किया गया है उसका मकसद ये है कि उस ग्रुप के साथ हायर ग्रुप के रेडिकल्स प्रेसिपिटेट आउट ना हो पाए। तो इसलिए दूसरा रिएजेंट ग्रुप 1 टू ग्रुप 3 के रेडिकल्स के साथ ऐड किया गया है, जबकि ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 की अगर बात करें तो इन ग्रुप के रेडिकल्स की केएसपी ज्यादा है, इनके सॉल्ट्स की उनको डिफिकल्टी होती है। तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ एक से ज्यादा रिएजेंट यूज किए गए हैं, जिसमें मेन जो पर्पस है उसका वो ये है कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए ताकि ये रेडिकल्स इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएं, और ना सिर्फ वो रेडिकल्स बल्कि जो हायर रेडिकल्स हैं वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट ना हो पाए। तो उसके लिए एक एडिशनल रिएजेंट भी ऐड किया गया है। तो आप ये समझ लें कि बेसिक रेडिकल्स के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के अलावा अगर कोई रिएजेंट यूज किया गया है तो उसके दो मेन रीजन हो सकते हैं, या तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना कि जिस ग्रुप में उसका टेस्ट किया जा रहा है वो उस ग्रुप में इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर केएसपी, और या फिर उसका पर्पस ये हो सकता है कि उस ग्रुप से जो हायर ग्रुप के रेडिकल्स हैं वो वहां प्रेसिपिटेट आउट ना हो पाए, जिससे आप इंटरफेरेंस से बच जाएं और उसी ग्रुप के रेडिकल्स उस ग्रुप में प्रेसिपिटेट आउट हों। तो ये मेन रीजंस हैं, इनको हम फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअली हर एक ग्रुप को डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम हर रिएजेंट का रोल क्या है, क्या पर्पस है उसको यूज करने का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इन तमाम रेडिकल्स के अमोनियम के अलावा तमाम रेडिकल्स के वेट टेस्ट हैं और आपको एक सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा ग्रुप टेस्ट के लिए और आगे भी जरूरत हो सकता है। तो वो सोल्यूशन क्या है? ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है? ओरिजिनल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें आपका मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ओरिजिनल सोल्यूशन कहलाता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कलर हो सकता है सोल्यूशन में लेकिन उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, तो वो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन है। अगर आपका मिक्सचर वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में अगर इस कंडीशन में मौजूद है यानी कि टर्बिडिटी दे रहा है तो आप इसे कह सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल है, या फिर अगर वो सेटल डाउन भी हुआ है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है बल्कि सेटल डाउन हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस इनसॉल्युबिलिटी को शो कर रही हैं। ये ओरिजिनल सोल्यूशन नहीं इसको कह सकते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन इस तरह का होगा जिसमें आपका मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और क्लियर
क्लियर सोल्यूशन हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वो ओरिजिनल सोल्यूशन कहलाएगा। तो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना ये फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन का, अगर वेट टेस्ट आपको करने हैं अमोनियम के अलावा बाकी रेडिकल्स के लिए। तो ओरिजिनल सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन को बनाने के लिए? आप सिर्फ दो चीजें लैब में यूज करेंगे, या तो वाटर यूज करेंगे, या फिर अगर आप मिक्सचर वाटर में बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट है तो वो आपका एक्वस सोल्यूशन जो होगा वही ओरिजिनल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर वाटर में इस तरह की कंडीशन आ रही है तो फिर आप HCl की तरफ मूव करेंगे। अगर आपका मिक्सचर HCl में क्लियर हो जाता है इस तरह का तो आप उसको यूज कर सकते हैं एज ओरिजिनल सोल्यूशन, लेकिन वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। HCl का सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि उसमें एक्सेस वाटर भी होना चाहिए, यानी अगर आपका मिक्सचर वाटर में सॉलेबल है तो वो ओरिजिनल सोल्यूशन, अगर वाटर में सॉलेबल नहीं है और HCl में सॉलेबल है तो भी आप मिक्सचर में पहले वाटर डालेंगे और उसके बाद उसके अंदर ड्रॉप वाइज HCl डालेंगे ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। उससे ज्यादा HCl ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक रेडिकल्स में कई रेडिकल्स ऐसे हैं जिनके ग्रुप टेस्ट में आप देखें बेसिक मीडियम यूज हो रहा है, यहाँ पे इन सबको एसिडिक मीडियम में डिफिकल्टी होती है प्रेसिपिटेट आउट होने में, और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रेसिपिटेट आउट ही ना हो हाईली एसिडिक मीडियम में। सो आपको मीडियम हाईली एसिडिक नहीं रखना है सोल्यूशन प्रिपरेशन के लिए, या तो आप एक्वस सोल्यूशन यूज करेंगे, और इन केस अगर वो नहीं डिसॉल्व हो रहा है तो आपका HCl वाला सोल्यूशन भी उसमें पहले वाटर होना चाहिए और ड्रॉप वाइज HCl जाना चाहिए जिसमें वो डिसॉल्व हो जाए, उससे ज्यादा HCl उसमें नहीं डालेंगे। और इन केस अगर वाटर में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है और HCl में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो कौन सा रेडिकल हो सकता है उसके अंदर लेड हो सकता है। बस कैसे लेड हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 1 ही ऐसा है जो कि HCl से प्रेसिपिटेट आउट होता है। इसके रेडिकल्स HCl से प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, इसके अंदर सिल्वर और मरकरी भी है, बट ये दो रेडिकल्स हम आपको लैब में नहीं करवाते। तो अब आपके पास अगर आपकी लैब में आपका मिक्सचर HCl में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है लेड। सो उस सूरत में जो आपको ओरिजिनल सोल्यूशन चाहिए होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मिक्सचर ले लें, उसके अंदर वाटर ऐड करें और उसके अंदर डाइल्यूटेड HCl ऐड करें। तो क्या होगा, जो भी लेड होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इस तरीके से उसके अंदर सारा लेड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और लेड इतना हैवी होता है कि वो खुद ही सेटल डाउन भी हो जाता है। जैसे अगर इस केस को देखें तो इसमें डिस्पर्स हुए हुए, सेटल डाउन नहीं हुए हुए, लेकिन लेड क्लोराइड हैवी होने की वजह से वाटर में अगर आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए 10 सेकंड्स के लिए अगर प्लेस कर दें टेस्ट ट्यूब स्टैंड में तो वो खुद ब खुद सेटल डाउन भी हो जाता है। तो अगर ना हो सेटल डाउन तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। तो अब इनसॉल्युबल पार्ट जो है वो क्या है, वो एक्चुअली लेड का क्लोराइड है। तो आपको लेड क्लोराइड आप यूज कर लेंगे लेड के CT के लिए, और यहाँ से जो लिक्विड पार्ट होगा उसको आप सेव कर लेंगे और उसको आप दूसरे ग्रुप्स में यूज कर लेंगे। तो सेव क्यों करेंगे और दूसरे ग्रुप्स में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मिक्सचर एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन से रिलेटेड, जो कहलाता है ग्रुप सेपरेशन। ग्रुप सेपरेशन से मुराद ये है कि बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट अगर आपको मिक्सचर में करना है तो आप सबसे पहले ग्रुप टेस्ट परफॉर्म करेंगे और ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 1 को परफॉर्म करेंगे, अगर वहां पर प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 के प्रेसिपिटेट्स व्हाइट कलर के ही होते हैं, सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसका रेजिड्यू उस ग्रुप के लिए है, रेजिड्यू से उस ग्रुप का CT का ग्रुप टेस्ट के बाद CT करेंगे उस रेजिड्यू से, जबकि जो फिल्ट्रेट होगा वो ग्रुप 2 में यूज कर लेंगे। फिर आप ग्रुप 2 का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ग्रुप 2 के ग्रुप टेस्ट में अगर प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो आप उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो आपका रेजिड्यू आएगा यानी सॉलिड पार्ट, उससे आप ग्रुप 2 के रेडिकल्स को कंफर्म करेंगे, और जो आपका फिल्ट्रेट होगा, ये जो लिक्विड पार्ट है इसको आप फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं, इसको
सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगेट भी कह सकते हैं, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। आपके हैंडआउट में इसे फिल्ट्रेट कहा गया है। वैसे तो फिल्ट्रेट जो है वो फिल्ट्रेशन के बाद जो लिक्विड आता है उसको कहा जाता है, लेकिन आपको फिल्टर नहीं करना है लैब में, बल्कि ये जो लिक्विड पार्ट है, यानी आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी लैब में, तो जो भी प्रेसिपिटेट्स आएंगे, स्मॉल टेस्ट ट्यूब आप प्लेस कर सकते हैं उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो आपके पास लैब में होगी। तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसका जो लिक्विड पार्ट है उसी के लिए सेंट्रीफ्यूगेट या फिल्ट्रेट का वर्ड यूज किया गया है आपके हैंडआउट में। तो ग्रुप 2 के टेस्ट के बाद अगर प्रेसिपिटेट्स आते हैं तो रेजिड्यू से आपने ग्रुप 2 का टेस्ट करना है और जो फिल्ट्रेट है उसको ग्रुप 3 में यूज करेंगे। इसी तरीके से ग्रुप 3 में भी आप यही करेंगे कि ग्रुप टेस्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो रेजिड्यू से ग्रुप 3 का टेस्ट होगा और उसका जो फिल्ट्रेट है वो ग्रुप 4 में यूज होगा। ऐसा आपने क्यों करना है, ये ग्रुप सेपरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? मिक्सचर एनालिसिस के केस में अभी हमने डिस्कस किया कि शुरू के रेडिकल्स जो हैं उनकी KSP वैल्यू कम है, तो वो तो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और उनकी कंसंट्रेशन भी कंट्रोल की गई है, कम रहे, ताकि दूसरे रेडिकल्स यहाँ प्रेसिपिटेट आउट ना हो पाए। लेकिन जो हायर ग्रुप्स हैं उनकी KSP वैल्यू ज्यादा होती है, तो उनको डिफिकल्टी होती है। इसलिए ग्रुप रिएजेंट के साथ, ग्रुप रिएजेंट में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ जो दूसरे रिएजेंट्स डाले गए हैं वो इसलिए डाले गए हैं ताकि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए। तो अगर आप लेट्स सपोज कि ओरिजिनल सोल्यूशन लेके ग्रुप 4 का टेस्ट कर लेते हैं, तो जब आप ग्रुप 4 का टेस्ट करेंगे तो ना सिर्फ उसमें ग्रुप 4 के रेडिकल्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे, बल्कि शुरू के जो भी रेडिकल्स प्रेजेंट हुए वो भी उसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुरू के रेडिकल्स की तो KSP कम है। जब वो रेडिकल इतनी कम कंसंट्रेशन जो कि उनको ग्रुप में मिली हुई है उसमें प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, तो वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट में क्यों नहीं प्रेसिपिटेट आउट हो सकते? सो अगर आपके पास सॉल्ट है जिसमें एक ही आपके पास कैटाइन होता है तो उस सूरत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई इंटरफेरिंग कैटाइन मौजूद नहीं है सॉल्ट में, एक ही कैटाइन है। तो वहां तो आपसे यही कहा जाता है कि आप ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएं और ओरिजिनल सोल्यूशन में किसी भी ग्रुप का ग्रुप टेस्ट परफॉर्म कर लें, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन मिक्सचर एनालिसिस के केस में अगर आप हायर ग्रुप्स में ओरिजिनल सोल्यूशन यूज कर लेंगे तो ना सिर्फ वो ग्रुप अपनी प्रेजेंस शो करेगा, बल्कि उससे पहले के जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो सब भी वहां पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, उनके रेडिकल्स भी। तो फिर डिटेक्शन में डिफिकल्टी होगी। इसलिए ग्रुप सेपरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन में स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। हर ग्रुप का जो रेजिड्यू है उससे उस ग्रुप का टेस्ट होगा और जो फिल्ट्रेट है उसको आगे यूज करते जाएंगे। तो ग्रुप टेस्ट में जो प्रेसिपिटेट्स आएंगे हर एक ग्रुप में, उसमें भी एक जनरल जो काम किया जाता है वो ये कि जब ग्रुप टेस्ट के बाद रेजिड्यू आता है तो उस रेजिड्यू से सीटी करने के लिए पहले उसे किसी न किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, यानी रेजिड्यू में कोई भी खास रिएजेंट डाल के उसे डिसॉल्व किया जाता है। ये भी कॉमन स्टेप होता है हर ग्रुप में। सीटी जब आप कर रहे होते हैं रेडिकल्स की, रेजिड्यू को आपने डिसॉल्व करना होता है। जब डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद फिर उस लिक्विड सोल्यूशन में कोई और रिएजेंट डाल के और फिर उससे कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें जनरल चीजें थी बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन से रिलेटेड। अगर आपने ये समझ ली हैं तो अब आप काफी आसानी से बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। मजीद आसानी के लिए आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जितने बेसिक रेडिकल्स शो किए गए हैं ये सारे डिटेक्ट नहीं करने आपको। इनमें से कुछ रेडिकल्स हैं जो लैब में हम आपको नहीं करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में मर्क्यूरिक से लेकर 10-4 तक के रेडिकल्स आपको लैब में डिटेक्ट नहीं करवाएंगे। ग्रुप 6 में मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम डिटेक्ट नहीं करवाएंगे। तो आप इन रिएजेंट्स में से जो ऑरेंज कलर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रेडिकल्स में से जो ऑरेंज कलर के नजर आ रहे हैं उनको आप मतलब ये समझ लें कि उनके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे और ना ही उनको डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में मौजूद है, उनका क्या ग्रुप रिएजेंट है और ग्रुप टेस्ट में किस कलर के प्रेसिपिटेट्स वो देते हैं, जस्ट ये मालूम होना चाहिए।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन से रिलेटेड वो ये है कि कुछ बेसिक रेडिकल्स ऐसे हैं जिनको आप प्रिलिमिनरी टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं, और उनको आप प्रिलिमिनरी टेस्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके वहीं कंफर्म कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो आप बाकी बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन की तरफ जाएंगे, तो इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो वो कौन से रेडिकल्स हैं और वो कौन से प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं जो कि चंद बेसिक रेडिकल्स को कंफर्म कर देंगे, उनमें नंबर 1 सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में ग्रुप 1 में लेड और ग्रुप 2 में बिस्मथ, ये दो रेडिकल्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट से कंफर्म हो जाएंगे आपके पास। जब आप सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे होंगे आपको बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी आपने या तो वाटर में चेक करनी है या फिर डाइल्यूटेड HCl में चेक करनी है। तो ये दो रेडिकल्स आप याद रखें, लेड और बिस्मथ। ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी आप इनके कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, उसमें भी सिर्फ वाटर या HCl ही यूज होना है, और इन दोनों को यूज करते हुए आप इनको कंफर्म कर लेंगे। वो कैसे करेंगे इसको हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे जब हम ग्रुप टेस्ट डिस्कस कर रहे होंगे। सिर्फ इस वक्त इतना अगर आप समझ लें कि लेड HCl इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो यही इसकी डिटेक्शन की बेसिस होगी सॉल्युबिलिटी में, और ये बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यानी ये जो लेड क्लोराइड होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये लेड क्लोराइड बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस बेसिस पे लेड को कंफर्म कर लेंगे सॉल्युबिलिटी से। बिस्मथ वो वाहिद रेडिकल है जो कि वाटर के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। बिस्मथ ऑक्सी आयन जो कि बहुत हैवी होता है, इनसॉल्युबल होता है, जबकि HCl में वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बिस्मथ के सॉल्युबिलिटी टेस्ट से डिटेक्शन की बेसिस है कि वाटर से वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दे देगा, HCl में वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो HCl वाले सोल्यूशन में ही अगर आप वाटर डालेंगे तो फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। तो इस बेसिस पे आप बिस्मथ को भी कंफर्म कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी से। यानी आपने इन दोनों के टेस्ट के लिए या तो वाटर यूज करना है या डाइल्यूटेड HCl, और इससे ये कंफर्म हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कलर, जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही शामिल है। आपको डिफरेंट रेडिकल्स के कलर्स तो बताए गए हैं, लेकिन कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं जिनको आपने कलर देखते हुए डायरेक्ट टेस्ट कर लेना है ना, उनके लिए कोई ग्रुप टेस्ट फॉलो नहीं करना है या रेजिड्यू को डिसॉल्व नहीं करना है, और उससे सीटी करने के बजाय उन रेडिकल्स के डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म करने हैं बाय कलर। तो कोबाल्ट है, उनमें निकल है और मैंगनीज है। कोबाल्ट का लाइट पिंक कलर होता है, पिंक भी हो सकता है या पर्पल भी हो सकता है कोबाल्ट, लेकिन उसका एक्वस सोल्यूशन पिंक होता है, इतना पिंक होता है कि आपको सोल्यूशन में उसका पिंक कलर दिखता है। तो उस बेसिस पे आप कोबाल्ट का डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। निकल आपका मिक्सचर में अगर होगा तो आपका मिक्सचर एप्पल ग्रीन होगा, तो कलर देख के आप डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं निकल का। और मैग्नीज का कलर बहुत ज्यादा लाइट पिंक होता है, इतना लाइट पिंक होता है कि उसका एक्वस सोल्यूशन जो होता है मैग्नीज का वो कलरलेस होता है। सो अगर आपको मिक्सचर में पिंक कलर दिख रहा है लेकिन उसका एक्वस सोल्यूशन कलरलेस है तो उसमें मैग्नीज हो सकता है। ये प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन कलर से रिलेटेड नोट करते हुए आप इन तीनों रेडिकल्स के डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट टेस्ट क्या है जब हम ग्रुप 4 को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम देख लेंगे कि डायरेक्टली आप इन रेडिकल्स को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रिलिमिनरी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से आप स्ट्रॉन्शियम को कंफर्म कर सकते हैं। स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड फ्लेम होता है जो किसी और रेडिकल के फ्लेम से इंटरफेयर नहीं करता है। सो अब जितने भी रेडिकल्स यहाँ पर अंडरलाइन हुए हुए हैं या हाईलाइट हुए हुए के अलावा बाकी जो रेडिकल्स हैं तो उनके लिए सिर्फ आपको ये स्कीम फॉलो करनी है, यानी कि ग्रुप टेस्ट पहले परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर उससे आप सीटी करेंगे। तो ये आप याद कर लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए कि कौन से रेडिकल्स आपके नहीं शामिल हैं बेसिक रेडिकल्स में और कौन से रेडिकल्स हैं जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट से ही आप कंफर्म करेंगे, तभी आप बेसिक रेडिकल्स की बाकी डिटेक्शन की तरफ जाएंगे। और जब आप डिटेक्शन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप ग्रुप 1 से चलेंगे और करते करते फिर आप मूव करेंगे, फिल्ट्रेट को नेक्स्ट ग्रुप में यूज करेंगे और रेजिड्यू से उस ग्रुप की सीटी करेंगे। अगर आप
जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं जनरल इंफॉर्मेशन बेसिक रेडिकल्स से रिलेटेड, अगर आपने इसको नहीं समझा या फॉलो नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करना। ग्रुप टेस्ट से पहले सिर्फ एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना भूल गई थी, जो अमोनियम की डिटेक्शन से रिलेटेड है कि अमोनियम को आप ग्रुप टेस्ट से या वेट टेस्ट से कंफर्म क्यों नहीं करते हैं। तो उसका एक रीज़न तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ था कि इसकी केएसपी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसके सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट आउट करना डिफिकल्ट होता है। एक सॉल्ट इसका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो नेस्लर्स रिएजेंट के थ्रू बनाया जा सकता है और इसको प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है, लेकिन वो हमारी लैब में अवेलेबल नहीं है, तो नेस्लर्स रिएजेंट का टेस्ट तो आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीज़न जो इसका तीसरा समझ लें रीज़न इसका कि इसको आप जो है वो थ्रू ग्रुप टेस्ट या फिर ग्रुप सेपरेशन के बाद इसको चेक नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि आपने देखा कि डिफरेंट ग्रुप टेस्ट में अमोनियम यूज़ हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप 3 में यूज़ हुआ है, ग्रुप 4 में यूज़ हुआ है एंड ग्रुप 5 में यूज़ हुआ है अमोनियम एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप रिएजेंट। तो अगर ग्रुप सेपरेशन के थ्रू बाकी रेडिकल्स को जैसे डिटेक्ट किया जाता है, तो अगर इसको भी ग्रुप सेपरेशन के थ्रू करेंगे यानी ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट आप यूज़ करेंगे अमोनियम की डिटेक्शन के लिए, तो उसके अंदर तो अमोनियम ओरिजिनली प्रेजेंट था या नहीं था उसके फिल्ट्रेट में, तो उसमें पॉजिटिव ही आना है क्योंकि आपने खुद ऐड किया है। तो ये दूसरा रीज़न है कि आप मिक्सचर एनालिसिस के केस में तो किसी सूरत आप ग्रुप सेपरेशन को फॉलो करते हुए अमोनियम को उसमें डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। सो अमोनियम को फिर ड्राई टेस्ट के थ्रू ही आप लैब में कंफर्म करेंगे, जबकि बाकी जो इस ग्रुप के रेडिकल्स हैं जो कि हम आपको लैब में देंगे नहीं, लेकिन अगर उनको करना हो तो उसके लिए ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट यूज किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप 1 की डिटेक्शन आप स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 1 में जो रेडिकल्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कलर्स देख लीजिए, यहाँ लेड का नाइट्रेट, सिल्वर का नाइट्रेट दिया हुआ है, दोनों वाइट हैं। मरकरी के भी तमाम सॉल्ट्स वाइट ही होते हैं, तो आपको इंडिविजुअली हर रेडिकल के सॉल्ट्स का कलर भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रुप टेस्ट परफॉर्म करना है। क्या है ग्रुप टेस्ट वो भी हम देख चुके हैं। आपको सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन चाहिए जिसमें डाइल्यूटेड HCl ऐड करेंगे, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए इस ग्रुप में। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे तो तीनों में से तीनों रेडिकल्स के ही व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं। यहाँ पर HCl ऐड करने का क्या पर्पस है ये भी डिस्कस हो चुका है। वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। जितने भी आपके इस ग्रुप में प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं वो सब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड बन रहे हैं, और ये भी डिस्कस हुआ है कि इनकी केएसपी कम है, इजीएस्ट है ये फॉर्म होना, और ये वो वाहिद रेडिकल्स हैं जिनके क्लोराइड के सॉल्ट्स इनसॉल्युबल हैं केएसपी कम होने की वजह से, जबकि बाकी जितने भी रेडिकल्स हैं उन सब के क्लोराइड्स की केएसपी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाते हैं या फिर वो सॉल्युबल होते हैं। और इस ग्रुप में भी आपको जो डिटेक्शन या कंफर्मेटरी टेस्ट करना है वो लाइट का करना है, बाकी रेडिकल्स को हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। मरकरी टॉक्सिक होता है, सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से यहाँ पर बस आपकी लैब में लेड ही अवेलेबल होगा। तो उसके कंफर्मेटरी टेस्ट को देख लेते हैं कैसे करना है। जो मैंने आपको जनरल स्टेप बताया था, रेजिड्यू से आपने क्या करना होता है। सबसे पहले प्रेसिपिटेट्स को सेंट्रीफ्यूज करना होता है, ठीक है, और उससे एक फिल्ट्रेट आता है जो कि नेक्स्ट ग्रुप के लिए सेव कर लिया जाता है, और जो रेजिड्यू होता है उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर वाटर आप ऐड करेंगे और उसको बॉयल करेंगे, तो लेड क्लोराइड बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ तक का जो काम है ये काम तो आप सॉल्युबिलिटी में भी कर चुके होंगे कि आपका मिक्सचर HCl में इनसॉल्युबल है और बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था सॉल्युबिलिटी के दौरान ही लेड कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ तक का जब आप काम कर चुके होंगे और वो डिसॉल्व हो चुका होगा तो आप उसी को कंटिन्यू करते हुए ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी आप उसी को कंटिन्यू करते हुए ये कर सकते हैं कि उसके 2 पार्ट्स कर लें, और फर्दर बिल्कुल कंफर्म करने के लिए एक पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो वहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे इस तरह से, और पार्ट 2 में पोटेशियम क्रोमेट ऐड करें तो वहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का टेस्ट है ये हॉट सोल्यूशन में ही होना है।
अगर आपने इसको कूल कर दिया इस सोल्यूशन को जो कि डिसॉल्व हो गया है, तो दोबारा से लेड क्लोराइड जो है वो यहाँ क्रिस्टलाइज हो जाएगा या इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा और उससे फिर ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो लेड क्लोराइड का दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट हो जाना या क्रिस्टलाइज हो जाना इन कोल्ड सोल्यूशन, ये भी एक्चुअली लेड को ही कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम तो आपकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हुआ है कि आपका मिक्सचर HCl में इनसॉल्युबल है। आप वहीं उसको सेपरेट कर लें, रेजिड्यू में वाटर डाल के बॉइल कर लें। तो यहाँ तक का काम सॉल्युबिलिटी में करने के बाद उसी को आप कंटिन्यू करके आगे कंफर्म कर सकते हैं लेड को, तो फिर आपको दोबारा से ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लेड आपका कंफर्म हो जाएगा। इसमें यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट्स क्यों आए हैं या ये येलो प्रेसिपिटेट्स क्यों आए हैं, ये लेड मौजूद है इसमें सॉल्युबल फॉर्म में, तो वो इसके साथ मिलकर लेड क्रोमेट बना रहा है और लेड यहाँ पर सल्फेट के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना रहा है। ये दोनों ही सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल है लेड के, जिसकी वजह से आपको प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लेड क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, या ये जो येलो कलर है ये किस प्रोडक्ट की वजह से है, या व्हाइट कलर है यहाँ पे तो वो किस प्रोडक्ट की वजह से है। ओके, सो लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है लेड की डिटेक्शन से रिलेटेड। मतलब लैब में आप लेड की डिटेक्शन जिस तरीके से कर रहे होंगे तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो है, इसको देख लें तो और आप इजीली समझ सकते हैं। आपने ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर क्या ऐड करना है, डाइल्यूटेड HCl। क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इतने हैवी हैं कि खुद ही सेटल डाउन हो रहे हैं। किस वजह से बन रहे हैं, लेड क्लोराइड की वजह से। अगर सेटल डाउन नहीं हुए हैं तो आप इसको सेंट्रीफ्यूज भी करा सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज आपके पास ग्लास ट्यूब में आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे लैब में, छोटी ग्लास ट्यूब में। उसके बाद रेजिड्यू में आपने वाटर डाल के क्या करना है, बॉयल करना है ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व हो गया लेड क्लोराइड। अब आपने कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इसके 2 पार्ट्स करने हैं। अच्छा, आपने इसको कूल नहीं करना है इस सोल्यूशन को। अगर कूल करेंगे तो क्या होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप डिसॉल्व करने के बाद उसे कूल कर दें तो ये देखें दोबारा से लेड क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया है। तो आपने कूल नहीं करना है, बल्कि आपने हॉट सोल्यूशन के 2 पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट में आपने पोटेशियम क्रोमेट डालना है। पोटेशियम क्रोमेट डालने से येलो प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं जो कि लेड क्रोमेट की वजह से हैं, और दूसरे पार्ट में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, जिससे आपके पास, वो भी हॉट सोल्यूशन में ही डालना है, जिससे आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे। तो ये दूसरे पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जा रहा है जिससे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेड कंफर्म हो जाएगा। ग्रुप 1 के बाद आप ग्रुप 2 पर आएंगे। ग्रुप 2 के रेडिकल्स कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली 2 सब ग्रुप्स हैं इसके, एक कॉपर ग्रुप कहलाता है और एक आर्सेनिक ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप टेस्ट आपको करना है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, कैसे करेंगे, आपके पास फिल्ट्रेट होना चाहिए ग्रुप 1 का अगर वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप ओरिजिनल सोल्यूशन ले सकते हैं। ग्रुप 2 के लिए उसमें आपको ग्रुप रिएजेंट्स ऐड करने हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हैं, और इससे प्रेसिपिटेट्स आएंगे जो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। अब अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स कॉपर, बिस्मथ, लेड, मर्क्यूरिक, इन तीनों के हो सकते हैं। येलो प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो येलो प्रेसिपिटेट्स में आपके पास आर्सेनिक 3, आर्सेनिक 5, टिन 4, कैडमियम 2 हो सकते हैं। येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स अगर आ रहे हैं आपके पास तो इसमें टिन 2 हो सकता है। अगर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो इसमें आपके पास एंटीमनी 3 एंड एंटीमनी 5 हो सकता है। तो ये तो डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम आपको बाकी रेडिकल्स डिटेक्ट नहीं करवाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉपर, बिस्मथ एंड कैडमियम इनको चेक करना होगा। इस ग्रुप में लेड आपके मिक्सचर में हो सकता है, लेकिन चूंकि आप ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट यूज कर रहे हैं यहाँ और ग्रुप 1 पहले ही परफॉर्म करना होगा आपको, तो लेड को दोबारा कंफर्म नहीं करेंगे। लेड ग्रुप 1 में ऑलरेडी डिटेक्ट आप कर चुके होंगे। उसके अलावा बाकी जितने रेडिकल्स हैं यहाँ पे वो आपको लैब में नहीं दिए जाएंगे। तो आप कौन से कलर्स हैं जो कि आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं इस ग्रुप में, वो या तो ब्लैक होंगे या फिर येलो होंगे। तो येलो में सिर्फ कैडमियम ही आएगा आपके पास, वही हो सकता है, और ब्लैक में कॉपर और बिस्मथ हो सकते हैं।
H2S यूज करने का यहाँ क्या पर्पज है, ये भी हमने डिस्कस किया है कि H2S प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है जो कि इस ग्रुप में जो भी रेडिकल हो सकते हैं उनके सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स देगा। HCl यूज करने का क्या पर्पज है, यहाँ पे हमने ये तो डिस्कस किया है कि इस ग्रुप की KSP वैल्यू इनके सल्फाइड से कम होती है, वो बहुत आराम से इनके सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, इनको कोई डिफिकल्टी नहीं है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से। लेकिन H2S की डिसोसिएशन को अगर हम देखें तो अगर सिर्फ H2S यूज किया जाए तो वो जितना भी सल्फाइड प्रोड्यूस करता है, हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल कंडीशन में वो जितना भी सल्फाइड देता है उसमें चांसेस होते हैं कि जो ग्रुप 4 के सल्फाइड्स हैं वो पार्शियली प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं H2S से अगर HCl यूज ना करें। तो HCl यूज क्यों किया जाता है, बेसिकली HCl इसलिए यूज किया जाता है ताकि यहाँ फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड्स ना आ सके। कैसे HCl वर्क करता है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो H आयन एंड क्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि H क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो H के कॉमन होने से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जो H2S का इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से क्या फायदा होगा कि जो डिसोसिएटेड सल्फाइड है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं इस ग्रुप में, वो डिसोसिएटेड सल्फाइड कम हो जाएगा मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उसके कम होने से क्या होगा कि जो फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड्स हैं वो ग्रुप 2 में प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाएंगे, तो हम इंटरफेरेंस से बच जाएंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि HCl क्यों ऐड किया गया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉमन आयन इफेक्ट टू रिड्यूस द concentration of dissociated sulfide so that the precipitates or of sulfides of group 4 cannot be formed in group 2। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ। सबसे पहले हम कॉपर और बिस्मथ के कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करते हैं। इस कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले थोड़े से कलर्स अगर हम देख लें इनके, तो बिस्मथ का यहाँ पर एक सॉल्ट दिखाया गया है जो कि व्हाइट है, बिस्मथ कार्बोनेट। बाकी तमाम सॉल्ट्स भी बिस्मथ के जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं वो व्हाइट ही हैं, सिवाय सल्फाइड के या जो हैवी होते हैं ज्यादा आयंस, उसके अलावा बाकी तमाम जो बिस्मथ के आपको लैब में जितने भी मिक्सचर में सॉल्ट्स दिए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, वो व्हाइट ही होंगे। और कॉपर का आप देख सकते हैं कि ब्लू या ग्रीन कलर होता है। सो अगर आपके मिक्सचर में ब्लू या ग्रीन कलर है और ग्रुप 2 में ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके पास बिस्मथ कॉपर मौजूद हो सकता है। और इनकेस अगर आपका मिक्सचर व्हाइट है और ग्रुप 2 में ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो यकीनन वो सिर्फ बिस्मथ के ही हैं। तो कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, जो जनरल स्टेप होता है कि ग्रुप टेस्ट से जो प्रेसिपिटेट्स आए होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिल्ट्रेट को नेक्स्ट ग्रुप के लिए सेव कर लिया जाता है और रेजिड्यू को किसी सॉल्वेंट में डाल के डिसॉल्व किया जाता है। वो यहाँ क्या होगा, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे आप और उसको हीट करेंगे ताकि ये प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएं। तो प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे। अब चूंकि इसमें कॉपर भी हो सकता है, बिस्मथ भी, तो बिस्मथ के डिसॉल्व होके कलरलेस आपका फिल्ट्रेट आएगा क्योंकि उसके सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं, जबकि कॉपर के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपको जो है वो कोई कलर्ड फिल्ट्रेट मिले। देन आपने आपके हैंडआउट में जो स्कीम दी हुई है अगर आप उसको देखें तो उसमें 2 पार्ट्स किए गए हैं। डिसॉल्व होने के बाद पार्ट 1 के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन का कहा गया है, बट ये जो काम है ये एक्चुअली लेड की कंफर्मेशन के लिए है, लेकिन लेड तो आप ग्रुप 1 में कंफर्म कर चुके होंगे, तो इसलिए आप इस स्टेप को कैंसिल कर देंगे। ये वाला स्टेप आपको लैब में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ग्रुप 1 करके आए होंगे और लेड ऑलरेडी कंफर्म हो चुका होगा। आपने 2 पार्ट्स नहीं करने हैं बल्कि आपने डायरेक्टली उसके अंदर जो है वो अमोनिया ऐड कर देना। और इनकेस अगर गलती से पार्ट बना के सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया है तो भी अगर लाइट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, उसमें प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे, और अगर लाइट होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके भी उसके फिल्ट्रेट में अगला स्टेप कर सकते हैं, या फिर इस स्टेप को आप अवॉइड ही करें। तो आपने क्या करना है, प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाए तो उसमें आपको एक्सेस अमोनिया ऐड करना है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर फर्दर, या तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ सकते हैं या ब्लू कलर। तो ब्लू कलर किसका हो सकता है, कॉपर का ही हो सकता है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किसके हो सकते हैं, वो
बिस्मथ के हो सकते हैं। अब फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, कॉपर के लिए आप ब्लू कलर में एसिटिक एसिड पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करेंगे तो इससे आपको चॉकलेट ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलने चाहिए, इससे कॉपर कंफर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर ब्लू कलर कम आया है, लाइट आया है, तो यहाँ फर्दर मिलने वाले प्रेसिपिटेट्स भी कम हो सकते हैं या हो सकता है सिर्फ ब्राउन कलरेशन ही मिले, लेकिन यहाँ ब्लू कलर का आना और मिक्सचर का ब्लू या ग्रीन होना ये कॉपर की कंफर्मेशन को ऑलरेडी शो कर रहे हैं। बस फर्दर उसमें आप ये स्टैप करके देख सकते हैं, ब्राउन कलरेशन आए, कम आए प्रेसिपिटेट्स या ज्यादा आएंगे, सब कॉपर की कंफर्मेशन को शो कर रहे हैं। और यहाँ ब्राउन प्रेसिपिटेट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला है आपने तो कॉपर पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया कॉपर ने, तो यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड बन गया जिसकी वजह से ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आपको मिल रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बिस्मथ की कंफर्मेशन कैसे करेंगे आप। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो आपके पास आए हुए हैं, अगर आप स्कीम को फॉलो करें जो कि स्कीम आपके हैंडआउट में दी गई है, तो उसमें कहा गया है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में ड्रॉप वाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है जिससे प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे, और उसमें वाटर ऐड करेंगे एक्सेस में जिससे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स रीअपियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिस्मथ आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ये क्या इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं कि यहाँ पर ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं ये बिस्मथ हाइड्रोक्साइड के हैं, HCl डाला तो बिस्मथ क्लोराइड बन गया जो कि वाटर सॉल्युबल है, और उसके अंदर वाटर एक्सेस में डाला तो बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड बन गया, वाटर के साथ बिस्मथ ऑक्सी आयन बनता है जो कि बहुत हैवी होता है जिसकी वजह से बिस्मथ जो है वो वाटर में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिस्मथ को आपने सॉल्युबिलिटी के दौरान ही कंफर्म करना है। तो अगर आप इस स्कीम को फॉलो भी करते हैं तो उससे आपका मे भी हो सकता है कि ये दोबारा से रीअपियरेंस आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रिक एसिड आप लोग अक्सर ज्यादा डाल देते हैं, यहाँ बहुत कम डालना पड़ता है नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद फर्दर अगर नाइट्रिक एसिड ज्यादा डाल दिया है तो जाहिर सी बात है आपको अमोनिया जो है वो आधा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डालना पड़ेगा, और बाकी जब आप और एक्सेस में डालेंगे तो इतनी ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बहुत कम दिखेंगे। फिर आगे करते करते आपको इतनी सारी चीजें उसमें और डालनी है वाटर एक्सेस में, और डाइल्यूटेड HCl में फिर मजीद ज्यादा डाल देते हैं जिससे रीअपियरेंस जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो ये पूरे स्कीम को फॉलो करने के बजाय हम आपसे यहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट करवाते हैं बिस्मथ का, जिसमें आपको क्या करना होता है कि काम यही होता है बस सिर्फ जहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं ये नहीं लिए जाते हैं, इसकी जगह पे आप मिक्सचर ले लेते हैं वाटर में। तो आपका मिक्सचर वाटर में इसी कंडीशन में होता है, यानी मिक्सचर आपका अगर बिस्मथ मौजूद है तो वाटर के अंदर वो ऑलरेडी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दे रहा होता है बिस्मथ ऑक्सी आयन की वजह से। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना होगा डायरेक्ट टेस्ट के लिए, और ये काम आपने ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी ही करना होगा, यानी ये आप चेक कर चुके हैं कि मिक्सचर वाटर में इनसॉल्युबल है, तो आप क्या करेंगे उसी के अंदर ड्रॉप वाइज HCl डालेंगे जब तक कि वो डिसॉल्व ना हो जाए, और जब वो डिसॉल्व हो जाए तो उसी के अंदर आप वाटर एक्सेस में डाल देंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएंगे। आपका HCl कम होना चाहिए तो ही फिर एक्सेस वाटर पे प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व होंगे, और इसको आप शेक नहीं करते। अगर आपने इसको शेक कर दिया तो HCl आपके पूरे सोल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएगा, वो फिर से जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस टेस्ट को करने का प्रॉपर तरीका समझ लें। आपको एक तो सॉल्युबिलिटी के दौरान बिस्मथ को कंफर्म करना है, उसको करने के लिए आपने क्या करना है, मिक्सचर के अंदर पहले वाटर डालना है, तो आपके मिक्सचर में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे ऑलरेडी, उसके अंदर आप सिर्फ ड्रॉप वाइज HCl डालेंगे, शेक करते रहेंगे उससे साथ साथ जब तक कि वो प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व ना हो जाए या मिक्सचर आपका सॉल्युबल ना हो जाए। और जब वो डिसॉल्व हो जाए तो आपने उसका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट लेना है, पूरा नहीं, आपने उसका थोड़ा सा पार्ट लेना है। ये जो आपको दिख रहा है इससे भी कम, इसका हाफ आप समझ लें, इतना आपने, बाकी आप सेपरेट कर लेंगे और सिर्फ हाफ पार्ट लेंगे, और उसके अंदर एक्सेस वाटर से मुराद ये है कि आप इतना वाटर उसके अंदर डाल दीजिए कि जितनी स्पेस अवेलेबल है टेस्ट ट्यूब में, पूरा आप उसके अंदर उसको वाटर से फिल कर दीजिए टेस्ट ट्यूब को, और फिर शेक नहीं करें उसे, कुछ सेकंड्स के लिए 5 से 10 सेकंड्स के लिए स्टैंड कर दीजिए टेस्ट ट्यूब में। तो आप देखेंगे कि नीचे तो HCl मौजूद है लेकिन ऊपर वाटर एक्सेस में है जो आपने शेक नहीं किया हुआ है, तो ऊपर के पोर्शन में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिस्मथ का डायरेक्ट टेस्ट है जो आपको डायरेक्टली ही परफॉर्म करना है।
और बस चेक सिर्फ आपको ये करना है कि ग्रुप टेस्ट में ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो CT आप डायरेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे और रेजिड्यू को डिस्कार्ड करेंगे बिस्मथ के लिए, फिल्ट्रेट को नेक्स्ट ग्रुप में यूज कर लेंगे। ठीक है, सो बिस्मथ के लिए डायरेक्ट टेस्ट है, सिर्फ कॉपर के लिए आपको इस स्कीम को फॉलो करना। इसके बाद कैडमियम को डिस्कस कर लेते हैं। कैडमियम के कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले आप ये देख लीजिए, इसके सॉल्ट को देख लें, जो कि इसके तमाम सॉल्ट्स वाइट होते हैं कैडमियम के। आमतौर पे जो नॉर्मल सॉल्ट्स आपको लैब में दिए जाएंगे वो मिक्सचर में वो वाइट ही होंगे। सो अगर आपका मिक्सचर वाइट है तो उसमें कैडमियम बिल्कुल हो सकता है। उस सूरत में अगर कैडमियम है तो ग्रुप टेस्ट जब आपने किया है येलो प्रेसिपिटेट्स आएंगे। देन एक कॉमन स्टेप कि आपने सेंट्रीफ्यूज करना है, फिल्ट्रेट को सेव करना है और रेजिड्यू में यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड ही डलेगा, जिससे कि कॉपर और बिस्मथ के लिए नाइट्रिक एसिड था, यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड डाल के हीट करेंगे तो प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएं तो आगे आपकी स्कीम में दिया हुआ है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम ऑक्सलेट आपने डालना है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, यहाँ पे कैडमियम कंफर्म हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर ग्रुप टेस्ट में येलो प्रेसिपिटेट्स आपके मिक्सचर में सिर्फ कैडमियम के ही हो सकते हैं आपकी लैब में, बाकी जितने येलो प्रेसिपिटेट्स की पॉसिबिलिटी थी वो रेडिकल्स हम आपको लैब में नहीं करवा रहे हैं, तो इसलिए रेजिड्यू से लेकर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स तक का काम जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर येलो प्रेसिपिटेट्स आपके ग्रुप में आ गए हैं तो यहाँ पे भी कैडमियम को आप कंफर्म कंसिडर कर सकते हैं। सो आपको कैडमियम के लिए जो काम करना होगा, ये क्यों आ रहे हैं कैडमियम के प्रेसिपिटेट्स अगर देखा जाए तो वो कैडमियम ऑक्सलेट की वजह से हैं, तो आप इस वाले काम को स्किप कर सकते हैं। आपको मेन जो काम करने होंगे कैडमियम के लिए वो सिर्फ ग्रुप टेस्ट करके देखना है, येलो प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए, बस आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और रेजिड्यू को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। फिल्ट्रेट को आपने नेक्स्ट ग्रुप में यूज करना है। ठीक है, सो अभी तक हमने जितने रेडिकल डिस्कस किए हैं ग्रुप 2 के, उसमें कैडमियम के लिए ग्रुप 2 से ही काम हो जाएगा ग्रुप टेस्ट से, और बिस्मथ के लिए ग्रुप टेस्ट के बाद डायरेक्ट टेस्ट करना है, तो सिर्फ कॉपर है जिसके लिए आपको इसकी बुक को फॉलो करना है। सो कॉपर की फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए ग्रुप टेस्ट से लेकर कंफर्मेटरी टेस्ट तक, ताकि इजीली आपकी समझ में आ जाए। ग्रुप टेस्ट के लिए आपके पास ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट मौजूद होगा कॉपर के लिए, अगर वो प्रेजेंट है, या फिर ओरिजिनल सोल्यूशन होगा। उसमें आपने क्या डालना है, डाइल्यूटेड HCl डालना है पहले, और उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड पास करना है। क्या होगा अगर कॉपर होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आएंगे जो कि कॉपर सल्फाइड के होंगे। देन आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे इसको और रेजिड्यू को अलग करेंगे। फिल्ट्रेट को आप सेव कर देंगे नेक्स्ट ग्रुप के लिए, और रेजिड्यू के अंदर आपने क्या करना है, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करना है और उसे हीट करना है। हीटिंग डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, लो फ्लेम पे आप उसे हीट कर सकते हैं वाटर बाथ के बजाय, तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर कॉपर हुआ तो फिल्ट्रेट कलर्ड हो सकता है। देन अमोनिया, आप देख लिया अमोनिया ऐड करने से क्या हो रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, जो कि कॉपर टेट्रा अमाइन कॉम्प्लेक्स की वजह से आ रहा है, ये ब्लू कलर। इस ब्लू कलर में आपने फर्दर क्या टेस्ट करना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपने ऐड करना है इसके अंदर। तो आप इसे कह सकते हैं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट है, जिसके लिए आप एसिटिक एसिड डालेंगे इस ब्लू सोल्यूशन में। ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा एसिटिक एसिड से, पर्पस भी यही होता है ताकि थोड़ा सा आपका कॉपर टेट्रामाइन ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो पॉसिबल हो जाए पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। अब आप इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड के चॉकलेट ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे, तो कॉपर आपका इस तरीके से कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद ग्रुप 3 को डिस्कस करते हैं। अब ग्रुप 3 में आपके पास ये मेन रेडिकल्स हैं,
और ग्रुप टेस्ट के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये चीज़ अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है कि फिल्ट्रेट जो ग्रुप 2 का यूज़ होना है, यहाँ पर अगर ग्रुप 2 प्रेजेंट है और अगर ग्रुप 2 एब्सेंट है तो ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट यूज़ होना है, और अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एब्सेंट है तो उस सूरत में आप ओरिजिनल सोल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट आपने यूज़ किया है तो एक मैंडेटरी स्टेप होता है यहाँ पर ग्रुप 3 में कि आपको हीटिंग करनी होती है उसकी। ये हीटिंग क्यों करते हैं, आप इसलिए करते हैं ताकि फिल्ट्रेट में से H2S रिमूव हो जाए। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट्स क्या हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जबकि ग्रुप 4 के अगर रिएजेंट्स देखें, ग्रुप रिएजेंट्स, तो वो हमने डिस्कस किए थे, उसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज़ है जो क्या है, H2S। ग्रुप 4 में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2S भी होता है। तो अब चूंकि ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट में आपने H2S डाला हुआ है तो यकीनन उसमें बचा हुआ होगा एक्सेस H2S। तो अगर आपने हीट नहीं किया ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट को और उसमें आपने ये दो चीजें डाल दी तो H2S ऑलरेडी होने की वजह से यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, फिर ग्रुप 4 का टेस्ट किया जा रहा है ये, अगर आप हीट नहीं कर रहे हैं इसको तो उस सूरत में ग्रुप 4 के प्रेसिपिटेट्स यकीनन यहाँ आएंगे और वो फिर जाहिर है ग्रुप 3 के डिटेक्शन में इंटरफेयर करेंगे। सो आपने क्या करना है, हीटिंग करनी है अपने फिल्ट्रेट को, ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट को, और उसमें से H2S रिमूव करनी है। अगर ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट है या फिर ओरिजिनल सोल्यूशन है तो उसमें तो H2S है ही नहीं, सो उसको हीट नहीं करना है। ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट को हीट करना जरूरी है ताकि H2S रिमूव हो जाए। कैसे कंफर्म होगा कि H2S रिमूव हो गई है? लेड एसीटेट पेपर टेस्ट किया जाता है जिसमें पेपर को लेकर लेड एसीटेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं और बॉइलिंग के दौरान जो गैस इवॉल्व हो रही होती है उसको इससे चेक किया जाता है। अभी ये पेपर आपका ब्लैक हुआ है। ब्लैक होने का क्या मतलब है, इसमें लेड सल्फाइड बन रहा है। लेड आपके लेड एसीटेट सोल्यूशन से आया और सल्फाइड H2S से आया, तो लेड सल्फाइड का बनना क्या शो कर रहा है कि अभी H2S रिमूव नहीं हुई है, तो आपको इसको फर्दर हीट करना है। उस वक्त तक हीट करना है जब तक कि पेपर में कलर चेंज आना स्टॉप हो जाए, पेपर ब्लैक होना स्टॉप हो जाए, व्हाइट का व्हाइट ही रहे। ये कंडीशन शो कर रही है कि H2S सारी रिमूव हो गई है। सो जब H2S रिमूव हो जाए तब आप इसमें ग्रुप रिएजेंट्स ऐड करेंगे। ग्रुप रिएजेंट्स ऐड करने के बाद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कलर की। अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो इसमें फेरिक हो सकता है। अगर ग्रेश ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो क्रोमियम हो सकता है, और अगर जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो इसमें एल्यूमिनियम हो सकता है। ये तीन मेन प्रेसिपिटेट्स हैं या कलर्स हैं जो यहाँ ऑब्जर्व होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैंगनीज इस ग्रुप में मौजूद है। ग्रुप 3 में पार्शियली प्रेसिपिटेट आउट होता है मैंगनीज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, जबकि ग्रुप 4 में भी है, वहाँ वो बहुत इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ग्रुप 4 में इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। बट ग्रुप 3 में पार्शियली प्रेसिपिटेट आउट होता है जिसमें इसके बफ प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, हल्के से ऑफ वाइट पिंक होते हैं या इससे फ्लैश प्रेसिपिटेट्स भी कहते हैं, कम होते हैं, बाज़ोकात नहीं भी आते हैं। लेकिन मैग्नीज इस ग्रुप में है, लेकिन चूंकि पार्शियली होता है और कभी कभार नहीं भी ऑब्जर्व होता है तो मैं अभी इस ग्रुप में मैग्नीज को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। मेन रेडिकल्स इस ग्रुप में डिस्कस होंगे वो आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम होंगे, जबकि मैग्नीज के टेस्ट को हम ग्रुप 4 में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर सेम है दोनों में, चाहे ग्रुप 3 में ऑब्जर्व हो चाहे ग्रुप 4 में ऑब्जर्व हो, दोनों में आपको डायरेक्ट टेस्ट ही करना है। वो क्या है वो वहाँ डिस्कस करेंगे। सो इन तीन रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करना है, उससे पहले जरा रिएजेंट्स का रोल देख लें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया गया है यहाँ पर, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, ऑलरेडी ये डिस्कस हमने किया है कि हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। अब अमोनियम क्लोराइड को क्यों यूज किया है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड इसलिए यूज किया है कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स की तो केएसपी कम है, यानी वो इजीली हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अमोनियम क्लोराइड ना भी डालें तो भी वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। लेकिन नॉर्मली हाइड्रो ऑक्साइड जितना भी प्रोड्यूस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, उसमें ये चांसेस होते हैं कि जो ग्रुप 5 और ग्रुप 6 के कुछ हाइड्रो ऑक्साइड्स पार्शियली प्रेसिपिटेट आउट हो जाए उस OH में, जितना भी OH नॉर्मली अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है।
तो फिफ्थ ग्रुप और सिक्स ग्रुप के हाइड्रोक्साइड की पार्शियल प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। अमोनियम क्लोराइड कैसे काम करता है ये आप देख सकते हैं। ये आपको अमोनियम कॉमन दे रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, ये इक्विलिब्रियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन का बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिससे हाइड्रोक्साइड आपको कम मिलेगा। डिसोसिएटेड हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और उससे फिफ्थ या सिक्स ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ग्रुप 3 में प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो सकेंगे। तो हम इजीली जो है वो ग्रुप 3 की डिटेक्शन कर लेंगे, क्योंकि अगर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएं तो इनका कलर भी वाइट होता है, वो एल्यूमिनियम से इंटरफेयर कर सकते हैं। सो इस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हमने अमोनियम क्लोराइड यूज करना है। सो अमोनियम क्लोराइड कैसे वर्क करेगा? It will provide common ion effect. As a result, the dissociated OH ion concentration will be reduced so that the precipitates of fifth or sixth group hydroxides will not be precipitated out in the form of hydroxides in group 3 test. ओके, सो अब हम आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट ग्रुप 3 के रेडिकल्स के, जिसमें सबसे पहले हम आयरन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कलर देख लीजिए आयरन के सॉल्ट्स के। सारे सॉल्ट्स ब्राउन ही दिख रहे हैं। कलर लाइट या डार्क हो सकता है, लेकिन इसके सारे सॉल्ट्स ब्राउन हैं और वाटर में जाके येलोइश हो जाता है, या ब्राउन भी हो सकता है, रेडिश ब्राउन भी हो सकता है। सो येलो या ब्राउन कलर वाटर में ऑब्जर्व होना या मिक्सचर में ब्राउन कलर होना, वो आयरन की प्रेजेंस को शो कर रहा है। सो अगर आयरन है तो ग्रुप टेस्ट में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आते हैं। इसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स को आपने सेंट्रीफ्यूज करना होगा। आपका काम सिर्फ रेजिड्यू से होगा। फिल्ट्रेट को आप नेक्स्ट ग्रुप में सेव करेंगे। रेजिड्यू में यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा? ग्रुप 1 में वाटर यूज हो रहा है, ग्रुप 2 में नाइट्रिक एसिड यूज हो रहा है, ग्रुप 3 में डाइल्यूटेड HCl यूज होगा। इसको हीटिंग की जरूरत नहीं होती है, ये रूम टेम्परेचर पे भी डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर जैसे वेदर कोल्ड है तो उस सूरत में शायद आपको थोड़ी हीटिंग की जरूरत पड़ जाए। मकसद हीटिंग का डिजोल्व करना ही है। तो अगर हीटिंग से पहले ही डिजोल्व हो गए हैं तो हीटिंग की भी जरूरत नहीं है। ये क्लियर आपका सोल्यूशन आ जाएगा जिसमें प्रेसिपिटेट्स डिजोल्व हो जाएंगे। इसके आपने दो पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड डलेगा, जिससे आपके पास पर्शियन ब्लू या डार्क ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए, और दूसरा पार्ट में अमोनियम थायोसाइनेट ऐड करना है। इसकी जगह पोटेशियम थायोसाइनेट भी यूज कर सकते हैं, और इसको अमोनियम थायोसाइनेट को आप अमोनियम सल्फोसाइनाइड भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। सो अमोनियम थायोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट यहाँ पे ऐड होगा तो इससे डार्क रेड कलरेशन आनी चाहिए आपके पास। तो अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं तो आयरन 3 कंफर्म हो गया। पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पोटेशियम रिप्लेस हो रहा है आयरन 3 से। सो ये फेरी फेरोसाइनाइड बन रहा है, जिसकी वजह से पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन जो है वो थायोसाइनेट के साथ मिलके एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, फेरिक थायोसाइनेट या फेरी सल्फोसाइनाइड, जिसकी वजह से डार्क रेड कलर आ रहा है। तो ये आयरन का कंफर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको देख लीजिए मजीद इसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए। ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट जिसको हीट करके H2S रिमूव की हुई हो, उसमें आपने डालना है अमोनियम क्लोराइड। उसको डिसॉल्व होना चाहिए, हीट करके भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर हीट किया है तो कूल कर लेंगे। देन उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए अगर आयरन मौजूद है फेरिक हाइड्रोक्साइड की। देन आपने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज कराना है। सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद रेजिड्यू से आपको सीटी करना है और फिल्ट्रेट को नेक्स्ट ग्रुप के लिए सेव करना है। HCl ऐड करने पे क्या होगा, फेरिक क्लोराइड बन जाएगा जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, उसी सोल्यूशन में जो कि HCl में डिसॉल्व हो गया, रेजिड्यूज के दो पार्ट्स बनाएंगे। एक पार्ट में आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करना है, जिससे डार्क ब्लू या पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट्स आएंगे, जो किस वजह से हैं, फेरी फेरोसाइनाइड की वजह से।
और दूसरे पार्ट में आपने पोटेशियम सल्फोसाइनाइड या अमोनियम सल्फोसाइनाइड या पोटेशियम थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट एक ही बात है, वो आपने ऐड करना है, जिससे फेरी सल्फोसाइनाइड या फेरी थायोसाइनेट बनेगा डार्क रेड कलर का। ठीक है, तो आयरन की कंफर्मेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम। उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एल्यूमिनियम के तमाम सॉल्ट्स वाइट होते हैं। सो ग्रुप टेस्ट में जो जिलाटिनस प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, सबसे पहले उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करके फिल्ट्रेट नेक्स्ट ग्रुप के लिए रेजिड्यू यहाँ पे भी HCl में ही डिसॉल्व करना है, जैसे कि आयरन का रेजिड्यू HCl में डिसॉल्व हो रहा था। हीटिंग की जरूरत पड़ सकती है, प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएं तो उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे, एल्यूमिनियम इससे कंफर्म हो जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किसके हैं? ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ही हैं जो रीअपियर हुए, तो वही चीज दोबारा से रीअपियर हो रही है डिसॉल्व होने के बाद। लैब में आप रेजिड्यू से लेकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रीअपियरेंस के स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जेलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आपको ग्रुप में ऑब्जर्व हो गए हैं और उसके साथ किसी और कलर के प्रेसिपिटेट्स नहीं आ रहे हैं, तो एल्यूमिनियम वहीं कंफर्म हो गया, बाकी टेस्ट आप स्किप कर सकते हैं। और एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए कि आपकी लैब में बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन में एक ग्रुप में कोई एक ही रेडिकल आपको दिया जाएगा। एक ग्रुप में एक से ज्यादा रेडिकल नहीं हो सकते फॉर डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल के केस में ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप में एक से ज्यादा हो, क्योंकि वो ग्रुप C3 है और उसमें भी कुछ रेडिकल्स नहीं करवाए जाते, सो वहाँ पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेसिक रेडिकल्स के केस में एक ग्रुप में कोई एक ही रेडिकल होगा। सो अगर ग्रुप टेस्ट में आपको रिस्पेक्टिव प्रेसिपिटेट्स मिल जाएं जो किसी और से इंटरफेयर ना करते हों, तो वो रेडिकल वहाँ ग्रुप टेस्ट में भी कंफर्म किया जा सकता है। सो आप इस टेस्ट को स्किप कर सकते हैं लैब में, लेकिन ग्रुप टेस्ट के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा उसको जो है वो आप सेव कर लेंगे और रेजिड्यू के टेस्ट को स्किप करते हुए फिल्ट्रेट से जो है वो नेक्स्ट ग्रुप आप पे चले जाएंगे। ओके, सो अब एक ही रेडिकल रह गया है ग्रुप 3 में जिसे हमें डिस्कस करना है, दैट इज क्रोमियम। कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले क्रोमियम के सॉल्ट्स के कलर्स देख लीजिए। डार्क ग्रीन हो सकता है या फिर ग्रे हो सकता है। ठीक है, सो ये दो कलर्स हैं जो कि क्रोमियम के हो सकते हैं, ग्रीन या ग्रे कलर। और ग्रीन अगर होगा तो डार्क ग्रीन होगा और या फिर ग्रे कलर हो सकता है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट में ग्रुप टेस्ट में भी ग्रे या ग्रीन प्रेसिपिटेट्स ही आते हैं या ग्रेश ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आते हैं ग्रुप टेस्ट के बाद, जिसको आपने सेंट्रीफ्यूज कराना होता है और रेजिड्यू को लेकर आपको प्रोसीड करना होगा। फिल्ट्रेट आप नेक्स्ट ग्रुप के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर आपको स्कीम को फॉलो करना होगा क्रोमियम के लिए और पूरे एंड तक आपको टेस्ट पे जाना होगा आयरन की तरह। सो अब आपने डिसॉल्व करना है यहाँ पर रेजिड्यू को, तो इसके लिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होगा 1 to 2 ड्रॉप्स, और ये काम आपने करना होगा बीकर में। बीकर में आपने ये चीजें क्यों ऐड की हैं? बीकर में इसलिए ऐड किए हैं कि यहाँ आपको हीटिंग करनी है फर्दर, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी जिससे बबलिंग होगी। तो टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम कम होने की वजह से में भी बबलिंग जो है वो ज्यादा होने की वजह से आपका कुछ कंटेंट टेस्ट ट्यूब में से बाहर आ सकता है, स्पेस ना होने की वजह से। तो बीकर में अगर आप करेंगे तो बीकर में एनफ स्पेस है, अगर बबलिंग होती भी है तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आपका सोल्यूशन जो है वो बीकर में से बाहर गिरने लगे। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ये जो 1 to 2 ड्रॉप्स लिखा हुआ है इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 2 ड्रॉप्स से ज्यादा नहीं ऐड करना है। उसका भी रीजन यही है कि अगर आपने इससे ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दिया, चाहे आप बीकर में काम कर रहे हो, इतनी एक्सटेंसिव बबलिंग उसमें हो सकती है कि बीकर में से भी आपका कंटेंट बाहर आ सकता है। सो 1 to 2 ड्रॉप्स ही यूज होंगे और बीकर में ही आपको ये टेस्ट करना है, या अपने जहन में रखना है। ठीक है, सो जब आप इसको हीट करेंगे
सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 to 2 ड्रॉप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के, तो क्या होगा, येलो कलर का सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए एज अ रिजल्ट। ये येलो कलर का सोल्यूशन क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका क्रोमियम जो यहाँ मौजूद था स्टार्ट में, वो ऑक्सीडाइज हो गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और कन्वर्ट हो गया है सोडियम क्रोमेट में, यानी क्रोमियम +3 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और क्रोमेट जो है वो वाटर सॉल्युबल येलो कलर का सॉल्ट होता है। सो आपको येलो सोल्यूशन मिलेगा। इसमें आपने फर्दर एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट डालना है। एसिटिक एसिड आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए डालना है और लेड एसीटेट आपने इसलिए ऐड करना है कि फर्दर आपको इसमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिल जाएं। इन एसिडिक मीडियम वो येलो प्रेसिपिटेट्स किसके होंगे, वो लेड क्रोमेट के होंगे, जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, लेड क्रोमेट। सो यहाँ पर आपका क्रोमियम जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमें ग्रुप 1 to ग्रुप 3 को ही डिटेल में डिस्कस करना था। सो वो कंप्लीट हो चुका है। अब रिमेनिंग रेडिकल्स को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।